हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, कि पढ़ाई जो है ना बड़ी कष्टदायक होती है। लगता है एहसास होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे आसान काम है। अगर इस दर्द को आप झेलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आप क्या बन जाएंगे, वो पढ़ाई आपके लिए एक बड़ी ताकत है। और दुनिया का सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो कलमों में है। क्लियर? तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक बिहार टेक्स्ट बुक हिंदी प्रकाशन करती है, जिनका नाम है गोधली। इसका भाग 2, क्लास 10th का भाग 2, उनका चैप्टर नंबर है 3। याद रखेंगे क्या है चैप्टर नंबर मेरे भाई? 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। इसके राइटर हैं, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, इनका नाम है फ्रेडरिक मैक्समूलर। ये हमारे देश के नहीं है, ये विदेश के हैं। इन्होंने भारत के बारे में क्या जाना क्या सुना, पढ़ने लिखने के बाद वो भारत के बारे में एक भाषण दे रहे हैं। और वही भाषण का एक अंश डॉक्टर भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो उन्होंने रूपांतरित करके हमें लिख करके दिया है। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपने क्या समझा कि फ्रेडरिक मैक्समूलर विदेश के देशों में भाषण दे रहे हैं और भाषण में हमेशा भारत के बारे में जिक्र करते हैं। वो तो ग्रीक भाषा में थी, लेकिन उसी का रूपांतरण डॉक्टर भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। जो भी है उन्होंने किया है और उन्हीं का रूपांतरण हमारे यहाँ उपस्थित है। उसी के बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेंगे आपको? ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेंगे। अब उसमें 100 रहते हैं, 50 टिक लगाने हैं। उनमें सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं लेखक परिचय से, फिर रहेंगे आपको कहानी से। तो हम दोनों देखेंगे, यानी पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे कहानी के बारे में। तो चलते हैं लेखक के बारे में थोड़ा सा रूबरू होते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? भारत से हम क्या सीखें। बड़ी सुंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी का ये कौन सी गद है, यानी कौन सा भाग है, तो ये भाषण है। याद रखेंगे। जैसे पिछले बारी हमने देखा था विष के दांत, तो वहां देखा हमने कि ये कहानी है। क्लियर? पहला वाला हमने देखा था वो क्या थी? निबंध थी। नहीं, यानी जाति प्रथा पर उन्होंने निबंध लिखा था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। और ये क्या है? भाषण है। चलिए, बहुत अच्छी, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हो सकता है हमारे पास ये कहीं ऑब्जेक्टिव हो, हम ही पूछ दें आपसे, तो ध्यान रखिएगा। राइटर कौन है भाई? लेखक का क्या नाम? तो फ्रेडरिक मैक्समूलर। यानी हमारे लेखक कौन है? अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। पूछेगा भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्समूलर है। या आपसे पूछेगा निम्न में कौन फ्रेडरिक मैक्समूलर रचित गद है? तो आप लिखेंगे वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। दूसरा रहेगा विष के दांत। तीसरा रहेगा अविनियो। चौथा रहेगा भारत से हम क्या सीखे। तो क्या लिखेंगे आप लोग? दोनों तरीके से उलट के भी पूछ सकता है। आगे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823। तो कहां हुआ भाई? तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। यानी जर्मनी जो देश है, वहां एक नगर है जिनका नाम है डेसाउ, वहीं इनका जन्म हुआ था। किसी को दिक्कत? आगे, इनके पिता का क्या नाम है? तो याद रखेंगे विल्हेलम मूलर। पिता का क्या नाम?
और इनकी मृत्यु 1827, किनके, इनके पिता की मृत्यु 1827, यानी कि जब ये 4 वर्ष के थे। कौन? फ्रेडरिक मैक्स मूलर मात्र 4 वर्ष के थे तब ये इनकी पिता की मृत्यु हो गई। अब समझिए, किसी परिवार में अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो हमारे यहाँ सामान्यतः यही देखा जाता है कि पिता ही सबसे मेन कार्य करता होते हैं घर का, नहीं। और पिता के मरने के बाद आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, आमदनी कहाँ से आवे, नहीं, तो थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगती है पैसों की। हाँ, किसी किसी परिवार में ऐसा होता है कि माँ नौकरी में रहती है या माँ बाहर काम करते पहले से रहती है, तो वहाँ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो परिवार में, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, 99% परिवार ऐसे ही हैं जिनके माता घर बाहर काम करने के लिए नहीं जाती है, उनके पिता ही सारा प्रबंध करते हैं। अगर पिता न हो तो कठिनाइयां हो सकती है। सेम कहानी हमारे फ्रेडरिक मैक्स मूलर साहब के यहाँ भी है। उनके पिताजी तो बाहर काम करते थे। दुर्भाग्य की बात है, मात्र 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहांत हो जाता है। तब परिवार में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर भी इनकी माँ बड़ी धैर्यवान रही, पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं रहने दी, यानी पढ़ने लिखने का जो सिलसिला था इनका वो जारी रहा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी भाषा में कौन कौन भाषा में भाई रुचि है, तो संगीत ये जानते थे, यानी संगीत में इनको विशेष रुचि थी। साथ ही साथ ग्रीक और लैटिन भाषा के अच्छे जानकार थे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर ग्रीक भी लिखते थे, लैटिन भी लिखते थे, जर्मनी के थे, जर्मन भाषा भी जानते थे, है ना, यानी कई भाषा के अच्छे जानकार थे हमारे मैक्स मूलर साहब। अब थोड़ा सा इनकी विशेष चर्चा करते हैं। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन शुरू किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में जब अध्ययन शुरू किया तो वहां करने पर खास करके इन्हें बहुत अच्छी जर्मन भाषा की जानकारी हुई। संस्कृत से इन्हें काफी प्रेम था, तो संस्कृत भी अच्छे पढ़ते थे। तो हमारे देश के बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ जैसे हितोपदेश, केन, कंठ, मेघदूतम, उपन्यास, उपनिषद इत्यादि का उन्होंने जर्मन भाषा में रूपांतरण किया। क्यों? तो इनकी इच्छा थी कि हम तो पढ़ लिए हैं, हमको तो भारत के संस्कृति के बारे में जानकारी मिला ही, क्योंकि भारत की जो सभ्यता संस्कृति है ना, उसकी अगर अच्छी झलक मिलेगी तो संस्कृत से मिलती है। तो संस्कृत से तो हमको मिला ही, दुनिया के देश भी जाने इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि संस्कृत तो सबको आता नहीं था, हितोपदेश जो है संस्कृत में लिखा हुआ है, केन संस्कृत में लिखा हुआ है, मेघदूतम जो कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ है, तो दुनिया के देश कैसे पढ़े संस्कृत। तो उन्होंने क्या किया, उसको रूपांतरण कर दिया किसमें, जर्मन भाषा में। बंद करिए लाइट, बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, बंद करिए उधर वाला कोना वाला। चलिए, अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही रूपांतरण किया, दुनिया के देशों में जानकारी मिली कि भारत एक अच्छी देश है, उनकी सभ्यता संस्कृति के बारे में, और इनको तो प्रेम था ही भारत से। आगे चलते हैं, बंद करेंगे, चालू हो गया, बैठ जाओ आराम से। अब देखिए, इनके भारत के प्रति बहुत अच्छी लगाव होने के कारण हमारे भारत के एक महान दार्शनिक, महान विद्वान, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद, आपने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। उन्होंने इन्हें कहा है वेदांतियों का भी वेदांती। याद रखेंगे, वेदांतियों का वेदांती भी रहेगा, कहीं कहीं नहीं भी रहता, किताब में तो है लेकिन यहां नहीं भी रह सकता आपकी परीक्षा में। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, तब मैक्स मूलर को। किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आपसे पूछेगा परीक्षा में, बड़ा ही VVI रेड रेड है, अंदाज लगा सकते हो कि हमने क्यों उसको रंग दिया था, इसलिए क्योंकि आपसे पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है, मैक्स मूलर को। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। इतनी जानकारी हो गई, अब आगे चलेंगे। इनकी विद्वता के देख करके, क्योंकि कई भाषा के अच्छे प्रचंड विद्वान थे, बोलने की कला, भाषण देने की कला बड़ी सुंदर थी। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ, नहीं सॉरी विक्टोरिया, महारानी क्या थी, विक्टोरिया। इन्होंने 1868 में इन्हें बुलाया और बुला करके ओस्बोन नामक प्रासाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ आमंत्रित किया।
यानी कहने का अर्थ है कि संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने कई वेद, कई उपनिषद और भारत के कुछ अन्य महान ग्रंथ जो थे उसका संस्कृत से जर्मन भाषा में, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में रूपांतरण किया था। जब महारानी विक्टोरिया को यह मालूम हुई, जो इंग्लैंड की महारानी थी, इन्हें बुलाई और बोला कि आप हमें ना इनके बारे में समझाइए, उसको मना करो, उनके बारे में हमें बताइए। किसके बारे में? तो वेद के बारे में, संस्कृत के बारे में समझाइए। एक बार समझता नहीं है कि चुपचाप रहना। चलिए मेरे भाई, तो क्या कह रहे थे कि विक्टोरिया महारानी जब बुलाई तो उन्होंने संस्कृत में ना जब ऋग्वेद का रूपांतरण किया तो उन्हें ना बहुत अच्छा लगा ये बात। तो उन्होंने उन्हें एक उपाधि दिया जिनका नाम है नाइट की उपाधि। ठीक है, क्या उपाधि दिया? नाइट की उपाधि। एक सम्मान है, इज्जत है, पदक है, पुरस्कार है। लेकिन इनको लगा कि इन हमारे लिए जितना हम औकात में हैं, यानी जो हमारी विद्वता है उसके लिए जो मुझे मिलना चाहिए ना, वो सही नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने नाइट की उपाधि रिटर्न कर दी। किसको? विक्टोरिया को। चलिए, बहुत अच्छी बात। दुर्भाग्यवश ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई। याद रखेंगे। तो जन्म जन्म कब हुआ मेरे भाई? तो जन्म हम लोग पढ़े थे 23 में और मृत्यु हो गई 1900 ईस्वी में। यानी मात्र कितने वर्ष रहे? 77 वर्ष। नहीं जी, 77 380, हाँ, मात्र 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र का 77 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होता है। हम लोग जिएंगे 80-90 वर्ष भाई। चलिए, अरे मरने जीने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई कभी मर सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर हम लोग चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम कम से कम 80 पार करके जाएंगे। धन्यवाद। घी शक्कर। चलिए, लेकिन उतना 80 के बाद जाने के बाद ना कठिनाई होती है शरीर में। कम से कम 80 ठीक ठाक। चलिए आगे चलते हैं। और याद रखेंगे इनको किसने रूपांतरण किया है? भवानी शंकर त्रिवेदी। वहां पर हम लोग भवानी शंकर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? भवानी प्रसाद बोल रहे थे, थोड़ा सा गलती हो गया था। भवानी शंकर त्रिवेदी जो हैं, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, उन्होंने इसका रूपांतरण किया है। यानी ये जो लिखा गया था भाषण, वो ग्रीक भाषा में होगी, जर्मन में होगी, किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने किस में किया है? हिंदी में। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग हिंदी कहानी को पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लेखक परिचय, अब पढ़ेंगे हम लोग कहानी। कहानी क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। बुआ जी, भाषण तो भाषण होता है, थोड़ा उटपटांग सा लगेगा आपको, नहीं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं। कैसे देते हैं भाइयों और बहनों? है कि नहीं? लालू जी कैसे कहते हैं वो समझ ही रहे हैं। तो हम वैसे नहीं कहेंगे, हम लोग किताब की भाषा में मैक्स मूलर साहब के शब्दों में पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि सर्वविध संपदा, सर्वविध संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण अगर कोई देश है तो वो है भारत। यानी कहते हैं कि आप दुनिया के किसी देश में चलिए, किसी देश में चलिए, और सब देशों में आप चल करके वहां के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं उनकी छटा का अनुभव करिए, तो आपको मिलेगा कि भारत जैसा सुंदर देश कहीं नहीं मिलेगा। धरती का अगर कोई स्वर्ग है तो वो भारत है। ऐसे स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन भारत भी एक सुंदर देश है। अब कहेगा सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मैक्स मूलर साहब किताब में कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो मैक्स मूलर साहब ने कहा है। तो हम पढ़ेंगे। लेकिन भारत की धरातल में पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल सब कुछ है। यानी कि धरती की जितनी स्थलाकृतियां हैं वो सब भारत में है। इसीलिए भारत को उन्होंने क्या कहा है? सुंदर कहा है और सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है। चलिए, तो क्या कह रहे थे मैक्स मूलर जी? क्या कहते हैं कि सर्वविध संपदा और परिपूर्ण अगर कोई सौंदर्य वाला देश है तो वो क्या है? भारत है। अब कहते हैं कि आपके पास कोई भी समस्या हो, समस्या का अगर समाधान चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चले जाइए भारत।
यानी हर एक शब्दों में भारत का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई समस्या है, अगर आप उस समस्या का हल चाहते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां जाइए? भारत जाइए। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। लोग हम में से जितने आप सुन रहे हैं भाषण में ना, इन भाषण में कुछ लोग भारत से आए होंगे, कुछ तो लोग तो नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ लोग गए होंगे जरूर। भारत गए होंगे। कहां गए होंगे? तो भारत के मुंबई शहरों में गए होंगे, कलकत्ता शहरों में गए होंगे, मद्रास गए होंगे। लेकिन अगर भारत के बारे में अच्छी जानकारी आपको लेनी है कि भारत है किस चिड़िया का नाम, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो हमने तो भारत से आया है, लेकिन कहां से आया भाई? तो गांवों से। और हमें पता चला कि भारत की अच्छी सभ्यता संस्कृति अगर है तो वो गांवों में है, यानी भारत गांवों का देश है। शहर में आपको कुछ नहीं मिलेगा भारत के बारे में। अगर भारत के बारे में अच्छा जानना चाहते हैं तो आप चले जाइए कहां? भारत के गांवों में, क्योंकि वहां की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। रीति रिवाज परंपरा जो भी है आपको वहीं देखने को मिलेगा। ये एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। आप क्लास 12th में जाएंगे, बहुत सारे राइटर आपको मिलेंगे जो भारत की विशेषता का वर्णन करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि भारत में जब जाएंगे ना, तो केले के पात पर गांव में भोजन खिलाया जाएगा आपको, मिट्टी से लीप के, और उस जगह पर आपको पीढ़ा लगा के बैठा के खिलाया जाएगा। इतनी पवित्रता और इतनी शुद्धता, भाई प्रेम वो झलकता है वहां के लोगों से। ऐसा हमारा देश है भारत। अगर आप गए हैं भारत तो आपने कलकत्ता शहर देखा, मुंबई शहर देखा, तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा। देखना है तो जाइए गांव में, गांव में देखिए। ये कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर साहब। अब आगे कह रहे हैं, आप अगर किसी भी विषय में रुचि रखते हैं, आप अगर किसी भी विषय में रुचि रखते हैं, चाहे वो आप इतिहास के विद्यार्थी हो, चाहे भूगोल के छात्र हैं, राजनीतिक के छात्र हैं, पुरातत्व के छात्र हैं, चाहे आप जोन के छात्र हैं, उससे मतलब नहीं है, आप विशेष क्षेत्र में रुचि रखने वाले हैं, तो आपका प्रत्यक्ष ज्ञान का अगर केंद्र कोई है तो वो भारत है। कहते हैं अगर आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास का मतलब क्या? पुरातन चीजें, पुरानी रीति रिवाजें। आप चले जाइए भारत, और भारत में ऐसे महान महान राजाओं के ग्रंथ हैं, ऐसे महान महान राजाओं के जो किए गए ऐतिहासिक क्रियाकलाप है, वहां ग्रंथ पढ़ी हुई है। आप उसे देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। वहां के राजाओं के महलों के बारे में, वहां की जो कलाकृतियां थी, स्थापत्य हो चाहे संगीत हो, उन सारे चीजों के बारे में, आपको इतिहास के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान का केंद्र अगर कोई है तो क्या है? भारत है। आप वहां जाकर के भारत में प्रत्यक्ष इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर मैक्स मुलर कहते हैं अगर आप भूगोल के छात्र हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विशाल भूभाग आपको आमंत्रित करता है। धरती की जितनी स्थलाकृतियां हैं सब वहां पर हैं। आपको वहां पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, मिट्टियां हैं, वहां के पहाड़ पठार सब आपको आमंत्रित कर रहा है। आप वहां जाकर के प्रत्यक्ष ज्ञान ले सकते हैं। अर्थात भारत, आप चाहे जिस विषय के छात्र हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का केंद्र अगर कोई देश है तो वो है भारत। कौन कहते हैं बात? मैक्स मुलर जी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप भूगोल के छात्र हैं तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो विशाल क्षेत्र है आपको आमंत्रित कर रही है। फिर कहते हैं कि अगर आप पुरातत्व के छात्र हैं, पुरातत्व विज्ञान के बारे में आप रुचि रखते हैं, कोई बात नहीं है, आप चले जाइए भारत। वहां पूरे भारत में आप जहां भी जाएंगे ना, जगह जगह संग्रहालय है, जगह जगह पुरातत्व है। आप देख करके पुरातन वस्तुओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत में है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वो भारत में है, बिहार के नालंदा में है। जब आप जाएंगे तो स्वाभाविक सी मन होगा आपको कि हम थोड़ा सा उत्खनन करें, जानकारियां मिलेगी, आपको तरह तरह के पुरातन चीजें मिलेंगे, माने खोदने का मन करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप सिक्का प्रेमी हैं, यानी पुराने पुराने सिक्का इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, बहुत सारे के लोगों को शौक होता है। चलिए अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, चले जाइए भारत।
भारत में तरह तरह के सिक्के मिलेंगे आपको। कहते हैं दुर्भाग्य की बात है, एक बार जब हमारे भारत के जब वायसराय थे वारेन हेसिंगटन, वो वाराणसी, जिसको अभी वर्तमान में काशी कहते हैं, बनारस वाराणसी, वहां पर उन्हें 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, यानी घरा में रखल था। अभी भी अपने यहाँ कभी कभी गगरी गुरी मिल जाता है। अपने गांव में भी एगो गगरी मिला था कुछ दिन पहले, मालूम है ना? नहीं समझते हैं? एगो घैला समझिए। और वो घैला में पुराने जमाने के लोग ना सोने चांदी के सिक्के रखते थे, और वो भुला गए, रखने वाला मर गया हो सकता है, तो वो जमीन बेच दिया, खुदाई हुई, दूसरा आदमी खोदा तो उसको मिला तो माला माल हो गया। ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमारे ननिहाल में भी ऐसा हुआ है। ठीक, हमारे ननिहाल के नानी का जो हमारा जमीन था उसके बगल में एक दूसरे आदमी का जमीन था, और वो समझिए तो आरी से थोड़ा सा अंदर वो मतलब घड़ा मिला, और वो आदमी अभी अरबपति है जी। नहीं, पता ही नहीं चला, किसी को बताया ही नहीं उस समय, बहुत दिन पहले की बात है। आइए, और बगल में नरघोगी में मिला था ना, अपने नरघोगी में मिला है सुनाना बहुत सारा, खिखिर के मांद में नहीं मिला था। हाँ, अरे बगल में अपने नरघोगी की बात कर रहे हैं, वहां पर वो हुआ कि जैसे औरत लोग ना घास उस छिल रही थी, 7-8 साल पहले 10 साल पहले की कहानी है, घास काट रही थी, और जो जानवर नहीं होता जिसको लोमड़ी कहते हैं हम लोग यहाँ, अपने देहाती भाषा में खिखिर कहते हैं, तो वो ना वो जाता था मांद पर, भाग आता था, जाता था भाग आता था। तो औरत सब देखी ना तो लगा कि काहे जाता है भाग आता है, भाई कुछ है कि? तो वो जब गई तो वहां जाते जाते देखी कि वो मांद के बाहर में ना कुछ चीज चमक रहा है सोना जैसा, ठीक है ना? तो वो जब वहां पर गई तो उसको लगा कुछ ऐसा, तो वो देखिए औरत डर गई, तो वहां पर एक दो पुरुष थे, उसको बुलाया, वो जब आया तो पहचान गया पुरुष, बस फट से वो ले लिया। तो अब हो गया भंडाफोड़, क्योंकि उनमें 2 पुरुष थे, 4-5 गो औरत थी, वो हो गया भंडाफोड़ हो गया, भंडाफोड़ हो गया। ये बात सारंजन पुलिस को मिला, सारंजन पुलिस आया, तुरंत पकड़ लिया। वो नरघोघी जो मठ है, उनके मंदिर की मूर्तियां का अवशेष किसी ने चुरा लिया था पुराने जमाने में, और वहां पर रख दिया होगा मांद में। चुराने वाला कहीं मर गया होगा, भूल भाल गया होगा, वो रख ले रह गया उसी में, समझ रहे ना? तो वो निकला था, वो अष्ट धातु का था। चलिए छोड़िए, तो कहने का अर्थ है कि वो जो वारेन हेसिंगटन था, वाराणसी में उन्हें मिला 172 दारिस नामक सोने के सिक्के। वो सोना से भी ज्यादा महंगा होता है दारिस नामक सोना। और उसको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सरकार को भेज दिया यहां से, कि जब हम भेजेंगे उपहार स्वरूप में तो हमारा वैल्यू ज्यादा होगा। नहीं, कौन समझाई बात? वारेन हेसिंगटन। लेकिन अंग्रेजी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इस पुरातन चीजों के महत्व को नहीं समझी, और क्या कर दिया, गला दिया। जब तक वारेन हेसिंगटन वहां जाते हैं बाद में, तब पता चलता है कि दारिस के सोने के सिक्के जो है वो गल चुका है। यानी कि जो इतिहास की एक पुरातन चीजें थी वो आज समाप्त हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ठीक है ना? इसका हवाला देते हुए हमारे मैक्स मूलर कहते हैं कि अगर आप भारत कभी जाएंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं करें, क्योंकि वो पुरातन चीजें जो होती है वो पुरातन है, उसका अधिक महत्व होता है, ऐसा नहीं करें। ये किसके लिए कह रहे हैं? तो जो नया अवगंतुक यानी कि जो नया सिकंदर भारत आ रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि वारेन हेसिंगटन तो अभी वायसराय थे, ये ऐसा घटना के हैं। भाषण में मैक्स मूलर अब देश में इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आप में से कोई जब भारत का वायसराय बन करके जाएंगे तो आप वहां के राजा होंगे ना। वायसराय का मतलब क्या? देश के प्रधानमंत्री, देश का राजा। तो आप राजा होंगे, आप वहां के सिकंदर हुए, आपका पूरा भारत आपके हाथों में हुआ, तो आप ऐसी गलती ना करें। ये बात समझा रहे हैं भाषण के माध्यम से, किसको? इंग्लैंड के लोगों को। कौन समझा रहे हैं? मैक्स मूलर जी, ठीक है, कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि पुरातन चीजें। अब आगे चलते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आप भाषा के क्षेत्र में अध्ययन रखते हैं, भाषा के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप चले जाइए भारत। भारत में पुरातन से पुरातन भाषाएं और नवीन से नवीन भाषाएं हैं, सबको वो एक साथ जोड़ती है। ऐसे भारत की संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत आप पढ़ेंगे तो वहां के रीति रिवाज परंपरा के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।
और ऐसा रीति रिवाज परंपरा आपको कहीं दुनिया के किसी देशों में देखने नहीं। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है दुनिया का सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है। ऐसे प्राचीन में यूनान था, लेकिन यूनान को भी हमने पीछे छोड़ करके हम लोग भारत में आए हैं, सबसे नंबर 1 पर है। अभी दुनिया का सबसे अच्छा सभ्यता संस्कृति अगर कोई देश है तो कौन सा है? भारत है। अगर भारत के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले भाषा जानिए, और भाषा की जानकारी के लिए आप कहां चलेंगे? वहां जब जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि भारत अतीत और सुदूर दोनों को जोड़ती है। मतलब क्या? जो पुरानी रीति रिवाजें हैं उसको भी वो अपनाती है, और जो नई वाली है उसको भी अपनाती है। गौर करके देखिएगा, जो हमारे यहाँ पुरानी रीति रिवाज दादा परदादा से चली आ रही है वो आज भी हम अपनाए हुए हैं। क्या? कि लड़का जब शादी करेगा तो धोतिये में होगा शादी, चाहे वो लड़का को 25 लाख तिलक काहे नहीं मिलल होगा, लेकिन शादी होगा 200 के धोती में। क्या? लेकिन थोड़ा सा आधुनिकता में आया है कि वो शेरवानी और कोट पैंट पहन के आता है बेचारे, पहले नहीं। तो हमने आधुनिकता भी अपनाया और यानी अतीत और सुदूर दोनों को हमने जोड़ा। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर आप भारत जाएंगे तो भाषा के बारे में आपको सबसे ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि भारत में चाहे आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, चाहे अंग्रेजी पढ़िए, सब में नियम कानून से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि उसमें व्याकरण सब में है, ग्रामर सब में है। हिंदी पढ़िए तो भी हिंदी व्याकरण, संस्कृत पढ़िए संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश पढ़िए इंग्लिश व्याकरण। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की बातें नहीं है। क्या हुआ? कैसे? तो हम लोग पढ़ते हैं मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में जाके पढ़िए, इंग्लैंड वाले बोलेगा आई गो बोलेगा ऐसे। भाई वो आई एम को हटा दिया, आईएनजी को हटा दिया, आई गो बोलता है भाई। वहां पर व्याकरण का कोई नियम ही नहीं है उसके पास। लेकिन हमारा भारत सारे नियम कानून से चलता है, समझ रहे ना? अर्थात अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए भाषा के बारे में जानकारी चलना है तो भारत चलिए। फिर आगे कहते हैं अगर आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत अगर आखिर है क्या, तो हमने भी दुनिया के इतिहास को पढ़ा, हमें भी जानकारी मिली। मैक्स मूलर साहब भाषण में कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अभी हम मैक्स मूलर साहब की जगह पर हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इतिहास का अध्ययन किया है तो हमने पाया कि दुनिया के देश मोर का व्यापार करता है, हाथी दांत का व्यापार करता है, पशु का व्यापार करता है, बंदर का व्यापार करता है, मसालों का व्यापार करता है। और इन सारे का व्यापार कहां से होता है भाई? तो हमने पूरी दुनिया में सर्च किया कि कौन देश में ये सब पाया जाता है, तो सब ढूंढने के बाद हमको मिला कि भारत एक ऐसा देश है जहां सब मिलता है। अर्थात हमारा व्यापार आज से नहीं, आज हमारा संबंध भारत से नहीं है, प्राचीन काल से भारत से संबंध है हमारा। ये बात कौन कह रहे हैं? आज आप गए हैं, इंग्लैंड वालों को कह रहे हैं कि आज आप गए हैं 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में आप गए हैं भारत, तब भारत के बारे में आपको जानकारी मिलती है। 1498 में वास्को डी गामा खोजा था, का भुतलाइल था क्या? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? मैक्स मूलर जी। वो भुतलाइल था? नहीं बउआ, प्राचीन काल से हमारा संबंध भारत के साथ था और हमने उसके साथ व्यापार किया है। भारत हमें मसाला देता था, मोर देता था, बंदर देता था, हाथी दांत, माने इतने पशु, इतने जानवर, इतने मसाले, इतने चीजें हम लोग, मखमल, ये सब कहां से लेते थे? भारत से लेते थे। अगर दुनिया का देश ने व्यापार किया है तो वो भारत से किया है। अर्थात हमारा और भारत का संबंध आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। ये बात कौन कह रहे हैं? कहते हैं इतना ही नहीं, इतना से हमको संतुष्टि नहीं मिली, और आगे चलते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे पशु हैं, ऐसे जानवर हैं जो भारत में पाई जाती है, लेकिन उनका नाम हमने ग्रीक में देखा, लैटिन में देखा, अंग्रेजी में देखा, हर चीजों में हमने देखा है कि उसका नाम है। अर्थात उनकी भाषाएं केवल भारत तक ही नहीं फैली रही, वो भाषा कहां तक आ गई है? हमारे देशों तक आ गई है, हमारे देशों तक आ गई है। अर्थात जैसे भारत में जाइएगा ना तो 4 पैर 1 पूंछ वाला एक छोटा सा पशु है जिनका नाम है चूहा। क्या नाम है? चूहा। लेकिन उसको ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में,
कहीं पर उसको कहा जाता है मूस। कहाँ कहा जाता है भाई? मूस। कहीं पर कहा जाता है मूस। देखिए अंतर क्या है, यहाँ म दीर्घुकार है तो यहाँ म हर्षुकार है, यहाँ दंत स है तो यहाँ क्या है, मूर्धन स है ना, समझ रहे ना। इसी तरह से कहीं पर इसको क्या कहा जाता है, मूसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूसक। अब भारत में क्या कहा जाता है इसको? चूहा कहा जाता है, नहीं कहा जाता। यानी कहने का अर्थ है कि आपने क्या समझा कि उनकी भाषाएं, यानी भारत की जो भाषा है वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, वह दुनिया के देशों के साथ संबंध रखता है। चलिए इतना ही नहीं कहते हैं, साथ वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई गहरी समस्याएं हो जाए, कोई आपस की झगड़ा हो, मामला शांत नहीं हो रहा है, अगर उसके बारे में अगर आपको शांत करना है, उनके बारे में जानकारी रखनी है, तो चलिए भारत गांवों का देश नहीं, पंचायतों का देश भी है। क्योंकि वहां पर छोटी छोटी समस्या क्या बनाया गया, शासन किया, मतलब इकाई बनाई गई, छोटी इकाई जिसको हम लोग कहते हैं पंचायत। गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको कहां सोल्व किया जाता है? पंचायत में सोल्व किया जाता है। कैसे सोल्व किया जाता है वो देखना है तो जाइए पंचायत में, वहां देखिए कि गांव के लोग आपस में बैठकर कैसे पंचायती करके हल करते हैं। जब आप देखेंगे ना तो आपका फेसियल घूम जाएगा कि अगर कोई देश अगर है सुंदर सा देश तो भारत है। हम लोग कोई भी झगड़ा हो जाता चले जाते हैं कोर्ट में, अब वो कोर्ट जो है ना वो कोई जानता ही नहीं हमारे बारे में कुछ हो, तो ये फैसला करने का जो सिस्टम तरीका है ये दुनिया के देशों में नहीं है। जो पंचायत वाली व्यवस्था है वो दुनिया के देशों में नहीं है, वो कहां मिलेगा आपको? भारत में। अर्थात भारत जो है ना, अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा, और साथ ही साथ उस संस्कृत का महत्व का खूब वर्णन किए हैं। कहते हैं सब बात तो आप सीख लिए, चाहे आप इतिहास के छात्र रहिए, भूगोल के छात्र रहिए, दर्शन शास्त्र के छात्र रहिए, पुरातत्व के छात्र रहिए, चाहे आप किसी विषय का छात्र रहिए, माने आपको अगर प्रत्यक्ष जानकारी लेना है तो कहां चलना है? भारत। लेकिन हेलो मुंह बंद। उसके बाद वो कहते हैं कि इस सब के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी लेना है बउआ, तो सबसे पहले तो आप संस्कृत पढ़ना सीखिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारत के पुरातन चीजों के बारे में जानकारी देती है। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो संस्कृत में बहुत सारे आपको अभिलेख मिलेंगे, संस्कृत में बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे जो वहां के पुरातन चीजों के बारे में जानकारी देती है। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत वहां पर है, वहां पर और सारी भाषाएं हैं। जैसे आपने शाहनामा पढ़ा होगा। शाहनामा कौन था भाई? तो शाहजहां के बारे में एक किताब लिखा गया था, जो शाहजहां के बारे में था तो शाहनामा हुआ। जैसे अकबर के बारे में लिखा गया था, अकबरनामा था। ठीक है, तो उसी तरह से जितने राजा महाराजा हुए अपने अपने समय में अपनी अपनी ग्रंथें लिखी थी, उनके बारे में जानकारियां मिलती है। जैसे अबुल फजल ने अकबर के बारे में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अकबरनामा। वो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, 3 भाग है उसके, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से शाहजहां के बारे में, फिर उसी तरह से औरंगजेब के बारे में, राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज रासो है। तो जो इस्लामिक धर्म के लोग थे तो उन्होंने इस्लाम में अपना लिखा, शाहनामा लिखा। आप ऊपर ये फिर भी भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर भारत अगर कोई देश है तो हिंदुओं का देश था, तो इसीलिए आप वहां पर संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां की पूरी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी भारत में संस्कृत सबसे सरल भाषा है, सुंदर भाषा है और प्रिय भाषा है। वो भाषा पढ़ने से आपको कभी थकान महसूस नहीं होगा, आप में हमेशा उत्साह जागते रहेगी। ये बात मैक्स मूलर साहब विदेश में कह रहे हैं, यानी वहां के लोगों को पढ़ा रहे हैं कि पढ़ो। अगर ओहो नहीं पढ़ना चाहता है, छोड़ो, गोली मारो। हम लिख दिए हैं हितोपदेश को जर्मन भाषा में, हमने केन और कंट को लिख दिया है जर्मन भाषा में, ओकरे पढ़ो, ओकरे से जानकारी मिल जाएगी थोड़े। यानी कुल मिलाकर के जो भी कहा हमारे जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर साहब क्या कहे कि भारत अगर दुनिया का देश में अगर है कोई तो सबसे सुंदर देश कौन? अच्छा, ये पूरा कहानी किस्सा जो उन्होंने सुनाया, भाषण जो सुनाया, किसको सुना रहे हैं?
ऐसे लोगों को जो भारत में वायसराय बन करके आने वाले हैं, भारत में वायसराय बन करके आने वाले हैं, उनके लिए एक किस्सा सुनाया जा रहा है कि आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां न हो। पुरातन चीजें हैं, वहां भारत अच्छा देश है, उसको आप बचा करके रखिए, क्योंकि आप वहां के राजा हैं, आपके हाथों में शक्ति है, आप बचा के रखिए। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है हमने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब अन्य टीचर की तरह तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाते नहीं है, हमको कुछ अगर छूट गया होगा बाय द वे तो उसके लिए सॉरी। विशेष के लिए कल मिलते हैं, नहीं सॉरी गलती हो गया, ऑब्जेक्टिव आपके लिए रखे हुए हैं, तब पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव पहले बता दीजिए, तब फिर विदा लेंगे हम लोग। चलिए अब यहां से ऑब्जेक्टिव आपके लिए, अभी आप पढ़े हैं कुछ तो याद होगा, तो चलते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है? अगर सच्चे भारत का दर्शन अगर करना है तो भारत में नहीं, गांव में। कहां है? उन्होंने क्या कहा कि आप सब में से कोई भारत जरूर गया होगा, तो गया होगा तो कलकत्ता घुमा होगा, मुंबई गया होगा, मद्रास गया होगा, लेकिन अगर भारत के बारे में जानना है ना तो चलिए गांव में, क्योंकि भारत क्या है? रीति रिवाज परंपरा सब कुछ कहां मिलता है? शहर में कुछ है भाई रे? कुछ नहीं है, ना वहां पवित्रता है ना शुद्धता है। गांव में भाई पवित्रता और शुद्धता सब है, प्रेम है। चलिए भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये भाषण है, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती? तो विवेकानंद, हाँ विवेकानंद ने कहा था, याद रखेंगे। किसने कहा है? यहां से क्वेश्चन को ऐसे उलट देता है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो मैक्स मूलर को। किसको कहा गया है? आगे, भारत से हम क्या सीखे? भाषा हिंदी रूपांतरण किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर भवानी त्रिवेदी। यहां पर थोड़ा सा नाम और होगा, शंकर है शायद ना जी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, आगे, मैक्स मूलर कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। भारत के थे ना? भारत के बारे में बताए थे, वो जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के डेसाऊ में उनका जन्म हुआ था, नहीं तो थे जर्मनी के, लेकिन भारत से उनके बहुत लगाव था, इसीलिए। आपने अलबेरूनी के नाम सुना होगा, अलबेरूनी। आप मोहम्मद गजनी इतिहास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जानते हैं? अलबेरूनी जो था ना, अलबेरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला एक साधारण लड़का था। जब बच्चा में ऐसे जैसे आप पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ा, तब भारत के बारे में वो बहुत कुछ पढ़ा था बचपन में, तो ओकरा मन था कि हम भी जाते भारत, लेकिन जाए कैसे भाई? गरीब आदमी, गरीब बाप का बेटा, कैसे जाएगा कोई देश? तो एक बार क्या हुआ कि ख्वारिज्म पर गजनी आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, तो वहां पर ख्वारिज्म में उस को कुछ लोगों को पकड़ा, तो इसको भी पकड़ लिया। किसको? मोहम्मद अलबेरूनी को। तो अलबेरूनी को ले आया गजनी उठा के, और जब ले आया तो गजनी देखा कि बहुत विद्वान लड़का है, बहुत तेज तरह का है कि नहीं, तो उसको छोड़ दिया। देखिए पढ़ाई लिखाई वाला को आप देखिएगा बहुत ज्यादा तेज तरह का को ना, राजा महाराजा जो अपहरण कर लेता था ना, देखता था बड़े तेज है रे, ये काम आने वाला, इसको छोड़ दो, ऐसे। तो अलबेरूनी को छोड़ दिया, तो गजनी से उसका दोस्ती हो गया, तेज के कारण, विद्युता के कारण, रोजे से दोस्ती हो गया ओकर। जब गजनी जब वह भारत पर आक्रमण कर रहा था, तो अलबेरूनी कहा हमरो लेना चलो, वो चल आया भारत। आया भारत में आया तो मन लग गया भारत में, जबकि भारत हिंदुओं का देश था, वो अलबेरूनी मुस्लिम था, लेकिन वो जब आया ना तो भारत में उसका बड़ा मन लग गया। एगो पंडित जी को गुरु बना लिया, आ कहा पहले हमरा संस्कृत पढ़ावे के सिखाव पूरा, तबे ना कोनो काम होई। तो संस्कृत पढ़ा, पंडित जी पूरा संस्कृत पढ़ाना सिखा दिया। गजनी चल गया वापस अपन देश, लेकिन वो रह गया भारतीय में, कहा कि हमरा भारतीय सबसे अच्छा लगता है, हमारे देश से अच्छा भारतीय है, यहीं रहेंगे। रह गया, पूरा संस्कृत पढ़ लिया। संस्कृत जब पढ़ने आ गया तब वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पूरा जब पढ़ लिया बहुत जानकारी हो गया भारत के बारे में। अरे बाप, भारत कमाल चिड़िया है रे। तब कहा कि ऐसा करते हैं, तो हम तो पढ़ लिए, तो हमार जात भाई यार कैसे पढ़ेगा? वो सब तो सब उर्दू वाला सब है,
फारसी वाला सब है, तो कैसे उसको पढ़ने आएगा? तो ई बात को उसने किस में लिख दिया? उर्दू में, ठीक है ना, अरबी में लिख करके किताब दे दिया विदेश के देशों को और चला गया वापस। कहा कि अब जाते हैं हम देश, तू लोग ये सब किताब पढ़ो तो थोड़ा वेद के बारे में ई में जानकारी मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े महान महान विद्वान आए भारत में, आके भारत में लोभा के रह गए कि भाई ऐसा देश तो कहीं है ये नहीं है, आइए किताब की ओर। तो वही हमारा मैक्स मूलर साहब को, वो थे कहाँ के रहने वाले, लेकिन भारत के बारे में उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले? हितोपदेश का जर्मन भाषा का अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 28 23 बोलिए, ऐसे बोलिए। अच्छा, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था कहां? इंग्लैंड में लिखल है रे। अच्छा, जर्मनी के कहां हुआ था? डेसाऊ में। अच्छा ठीक है। अब आगे है, मैक्स मूलर के अनुसार भारत में सर्वाधिक आबादी वाला कहां रहता है, माने सबसे ज्यादा आबादी कहां रहता है भाई? अब ये हमको मालूम नहीं है, तुम वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखना ऑप्शन नंबर क होगा कि ख होगा कि ग होगा कि घ होगा। ये तुम्हारा ड्यूटी है, लिख देगा, ठीक है ना। तो आज के इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। अगर हमसे कोई अगर चूक हो गई होगी, गलती हो गई होगी, छूट गया होगा तो हमें माफ करेंगे, विशेष क्योंकि हम तो देख के पढ़ाए नहीं है, जितना याद था पढ़ा दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।